रात के 11 बजे हैं, फ़ोन की स्क्रीन जल रही है। आप एक लाइन टाइप करते हैं, सुन त्ज़ू के ऐसे कोट्स जिनसे दुश्मन पछताएं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई असली दुश्मन न हो, बस ऑफिस की वह मीटिंग हो जहाँ किसी ने आपको सबके सामने छोटा दिखाया, या कोई बातचीत जिसमें आपको लगा कि आप फिर इस्तेमाल हो गए, या कोई राइवल जो हमेशा आपसे एक कदम आगे लगता है, या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको चुप करा दिया और फिर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। असल में आप किसी को ख़त्म करने का तरीका नहीं खोज रहे, आप बस वह एहसास वापस चाहते हैं कि खेल आपके हाथ से पूरी तरह निकला नहीं है। इंटरनेट आपको तुरंत जवाब देगा, हमला करो, कमज़ोर मत दिखो, दुश्मन को मौका मत दो, लड़ाई शुरू होने से पहले जीत जाओ। ये लाइनें तेज़ लगती हैं, इनमें पावर का स्वाद है, इनमें एक अजीब सी राहत है, जैसे किसी ने आपको वह हथियार दे दिया हो जिसकी आपको बहुत देर से तलाश थी। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि हो सकता है आपकी समस्या यह ना हो कि आपके पास सही हमला नहीं है। हो सकता है समस्या यह हो कि आप गलत लड़ाई में खड़े हैं। कमरे में सबसे ताकतवर इंसान हमेशा वह नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज़ में बोलता है, न वह जो धमकियां देता है, न वह जो हर बातचीत पर हावी होने की कोशिश करता है, न वह जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है। कभी कभी कमरे में असली ताकत उस इंसान में होती है जो साफ दिख रहे खेल को खेलने से ही इनकार कर देता है। ज़्यादातर लोग रणनीति को बहुत देर से समझते हैं। उन्हें इसका एहसास तब होता है जब बहस पहले ही शुरू हो चुकी होती है, जब डील पहले ही खराब हो चुकी होती है, जब वर्कप्लेस पहले ही पॉलिटिकल हो चुका होता है, जब वे पहले ही रिएक्ट कर चुके होते हैं, पहले ही बहुत कुछ बता चुके होते हैं, पहले ही किसी और के तय किए हुए मैदान पर कदम रख चुके होते हैं। फिर वे पूछते हैं, मैं जीतूं कैसे? लेकिन तब तक शायद बेहतर सवाल हाथ से निकल चुका होता है। सवाल यह नहीं कि मैं यह लड़ाई कैसे जीतूं, सवाल यह है कि मैं इस लड़ाई में हूं ही क्यों? यह मैदान किसने चुना? मुझे क्या करने के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है? मुझे क्या साबित करने के लिए उकसाया जा रहा है? और अगर मैं यह जीत हासिल कर भी लूं, तो इसकी कीमत क्या होगी? क्योंकि अगर जीतने के लिए आपको लड़ना ही पड़ रहा है, तो हो सकता है आप पहले ही हार रहे हों। यह ज़िंदगी को युद्ध मानने की सलाह नहीं है। ज़िंदगी सचमुच युद्ध नहीं है। इस रूपक को लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो यह खतरनाक हो जाता है। आपका कलीग हमेशा आपका दुश्मन नहीं होता, आपका पार्टनर कोई विरोधी नहीं होता, आपका परिवार कोई युद्ध भूमि नहीं है, दूसरे इंसान शतरंज की बिसात पर रखे फेंक देने लायक मोहरे नहीं हैं। लेकिन ज़िंदगी में गेम ज़रूर होते हैं, करियर के गेम, स्टेटस के गेम, पैसों के गेम, रेपुटेशन के गेम, रिश्तों के गेम, हेल्थ के गेम, पॉलिटिकल गेम, अटेंशन के गेम, धैर्य के गेम, पावर के गेम। कुछ साफ दिखते हैं, ज़्यादातर नहीं। कुछ में विजेता और हारने वाले होते हैं, कुछ में सबका फ़ायदा हो सकता है। कुछ गेम उस इंसान को सज़ा देते हैं जो बहुत ज़ोर से जीतने की कोशिश करता है, और कुछ मौके की शक्ल में छुपे हुए जाल होते हैं। ज़्यादातर लोग नियम समझने से पहले ही खेल रहे होते हैं। यही असली रहस्य है। अगर ज़िंदगी में इतने सारे गेम चल रहे हैं, तो आप कैसे जीतते हैं बिना विलन बने और बिना उन लड़ाइयों में फंसे जिन्हें लड़ना ज़रूरी ही नहीं था? इसका जवाब देने से पहले, सुन त्ज़ू तक पहुंचने से पहले, हमें पहला झूठ हटाना होगा। द आर्ट ऑफ वॉर असल में अब भी युद्ध पर लिखी गई किताब है। यह संघर्ष, खतरे, छल, बढ़त, नेतृत्व और सर्वाइवल के बारे में है, लेकिन इसका सबसे उपयोगी आधुनिक सबक लगातार आक्रामक होना नहीं है। इसका सबक है टकराव से पहले गणना। द आर्ट ऑफ वॉर को पारंपरिक रूप से सुन त्ज़ू यानी सुन जी से जोड़ा जाता है, लेकिन इस एक वाक्य में भी सावधानी ज़रूरी है। ऐतिहासिक सुन त्ज़ू को लेकर पूरी निश्चितता नहीं है। इस टेक्स्ट की तारीख और लेखकत्व पर लंबे समय से बहस होती रही है। जो रचना आज हमारे पास है वह कई सदियों की परंपरा, अनुवाद, टिप्पणी और व्याख्या से होकर आई है। यह बात मायने रखती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिस सुन त्ज़ू को जानते हैं वह असल में कोई इंसान नहीं है। वह एक प्रतीक है, एक कोट मशीन, एक चेहरा जिसे पोस्टर्स पर, बिजनेस बुक्स में, स्पोर्ट्स स्पीच में, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में, सेल्फ हेल्प वीडियोज़ में और अपनी प्रतियोगिता को कुचलने वाली सतही सलाह में चिपका दिया गया है। लेकिन असली टेक्स्ट इससे कहीं ठंडा है। यह किसी मोटिवेशनल स्पीच की तरह शुरू नहीं होता। यह कहकर शुरू नहीं होता कि निडर बनो। यह नहीं कहता कि सब पर हमला करो। यह युद्ध को एक गंभीर मामला मानकर शुरू होता है।
जीवन और मृत्यु का मामला। ऐसा विषय जिसे ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अज्ञानता बर्बादी ला सकती है। यही पहला असली सबक है। रणनीति का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखना नहीं है। रणनीति का मतलब है हालात को गंभीरता से देखना, उससे पहले कि आपका अहंकार आपकी जगह फैसले लेने लगे। एक आम अनुवाद में सुन त्जू की शुरुआती सोच 5 बड़ी बातों पर टिकी दिखती है: साझा भरोसा, समय, जमीन, नेतृत्व और अनुशासन। अनुवाद अलग अलग हो सकते हैं। पुराने शब्द हमेशा आधुनिक भाषा में साफ साफ नहीं उतरते। जिस बात को कोई पाठक नैतिक नियम समझता है, वह शायद साझा अलाइनमेंट, वैधता या वह ताकत भी हो सकती है जिसकी वजह से लोग मजबूरी से नहीं बल्कि इच्छा से साथ चलते हैं। इसीलिए सावधानी ज़रूरी है। सदियों और भाषाओं के पार आए हुए युद्ध ग्रंथ को लाइफ हैक्स की लिस्ट की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन एक लेंस के रूप में ये 5 बातें आज भी बहुत ताकतवर हैं। साझा भरोसे का मतलब सिर्फ अच्छा इंसान होना नहीं है। इसका मतलब है वैधता, भरोसा, साझा प्रतिबद्धता, वह कारण जिसकी वजह से लोग बिना लगातार दबाव डाले आपका साथ देते हैं। भरोसे वाली टीम डर से चलने वाली टीम से तेज चल सकती है। बेसिक अलाइनमेंट वाला परिवार उस तनाव को भी झेल सकता है जो सिर्फ अहंकार पर बने घर को तोड़ दे। स्पष्ट मिशन वाली कंपनी फैसले ले सकती है बिना हर मीटिंग को गृहयुद्ध में बदले। समय यानी पल की हालत। वही काम एक मौसम में समझदारी हो सकता है और दूसरे में मूर्खता। रेस तब मांगिए जब आपकी वैल्यू दिख रही हो, तब नहीं जब आपका लेवरेज अदृश्य हो। लॉन्च तब कीजिए जब मार्केट तैयार हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी अधीरता बहुत ज़ोर से बोल रही है। मुश्किल बातचीत तब कीजिए जब सामने वाला सुन सके, तब नहीं जब आप दोनों अंदर से जल रहे हों। ज़मीन यानी मैदान, और मैदान सिर्फ जगह नहीं होता, कई बार वही पूरा खेल तय करता है। आधुनिक ज़िंदगी में मैदान सिर्फ पहाड़, सड़कें, नदियाँ और दूरी नहीं है। यह हायरार्की है, पैसा है, कानून है, संस्कृति है, प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है, भावनात्मक माहौल है, रेपुटेशन है। वह कमरा है जिसमें आप हैं, वे लोग हैं जो देख रहे हैं, वे नियम हैं जो लिखे हुए हैं, और वे नियम भी जिन्हें सब मानते हैं लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता। वही इंसान एक कमरे में कमज़ोर दिख सकता है और दूसरे में ताकतवर। एक बेहतरीन कर्मचारी उस कंपनी में औसत दिख सकता है जो इनसाइट से ज़्यादा आज्ञाकारिता को रिवॉर्ड करती है। एक शांत इंसान स्टेटस कॉन्टेस्ट में अदृश्य लग सकता है और डीप वर्क में अजेय। एक नेगोशिएटर डरपोक लग सकता है जब तक आपको यह पता न चले कि टेबल पर बैठे बाकी लोगों से बेहतर विकल्प उसके पास हैं। नेतृत्व का मतलब दबाव में निर्णय क्षमता है, सिर्फ अधिकार नहीं, सिर्फ करिश्मा नहीं। अनिश्चितता आने पर भी साफ सोचने की क्षमता। और अनुशासन वह सिस्टम है जो एक्शन को संभव बनाता है। तैयारी, ट्रेनिंग, प्रक्रिया, दोहराव, एग्जीक्यूशन। उस नाटकीय पल के नीचे मौजूद बोरिंग स्ट्रक्चर मिलकर ये विचार जीत के बारे में हमारी आम सोच को बेरहमी से सही करते हैं। ज़्यादातर लोग चाल पर अटक जाते हैं। सुन त्जू आपको पूरी बिसात देखने पर मजबूर करते हैं। चाल वह है जो आप मीटिंग में बोलते हैं, बिसात यह है कि क्या वह मीटिंग लड़ने की सही जगह थी भी या नहीं। चाल वह चालाक जवाब है। बिसात यह है कि क्या जवाब देकर आप सामने वाले को वही दे रहे हैं जो वह चाहता था। चाल नेगोशिएशन टैक्टिक है। बिसात यह है कि क्या आप उस बातचीत में सचमुच उठकर जाने की क्षमता के साथ आए थे। चाल बहस है। बिसात वह रिश्ता है जिसे आप बहस जीतकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए रणनीति संघर्ष से पहले शुरू होती है। जब तक लड़ाई दिखाई देने लगती है, तब तक नतीजे का बड़ा हिस्सा शायद पहले ही आकार ले चुका होता है। जो इंसान संकट शुरू होने तक इंतज़ार करता है, वह देर कर चुका होता है। जो मार्केट भीड़ से भर जाने तक इंतज़ार करता है, वह देर कर चुका होता है। जो नाराज़गी फटने तक इंतज़ार करता है, वह देर कर चुका होता है। जो विकल्प बनाने के लिए अपनी मजबूरी तक इंतज़ार करता है, वह देर कर चुका होता है। सुन त्जू की दुनिया कठोर है क्योंकि वह एक ऐसी बात समझती है जिससे हम बचना पसंद करते हैं। कई लड़ाइयाँ लड़े जाने से पहले ही हार दी जाती हैं, इसलिए नहीं कि हारने वाले में साहस नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसने गलत मैदान चुना, समय को नज़रअंदाज किया, इंसेंटिव्स को गलत समझा।
अपनी कमज़ोरी बहुत जल्दी दिखा दी या गर्व को रणनीति समझ लिया। यहीं पर जीत को लेकर आधुनिक जुनून खतरनाक हो जाता है। लोग टैक्टिक्स चाहते हैं क्योंकि टैक्टिक्स तुरंत काम की लगती हैं। यह वाक्य बोलो, यह तकनीक इस्तेमाल करो, यह पावर मूव करो, ऐसे जवाब दो, ऐसे नेगोशिएट करो। लेकिन रणनीति के बिना टैक्टिक्स सिर्फ महंगे आवेग हैं। एक ट्रिक एक पल जिता सकती है और आपकी पोजीशन बर्बाद कर सकती है। एक तेज़ कमेंट बहस जिता सकता है और भरोसा खो सकता है। एक ब्लफ डील जिता सकता है और रेपुटेशन ख़त्म कर सकता है। एक सार्वजनिक जीत एक निजी दुश्मन बना सकती है जो इंतज़ार करता रहता है। रणनीति एक बेहतर सवाल पूछती है, असली उद्देश्य क्या है? भावनात्मक उद्देश्य नहीं, ईगो वाला उद्देश्य नहीं, असली वाला। क्या आप बहस जीतना चाहते हैं या प्रभाव बचाना चाहते हैं? क्या आप व्यक्ति को हराना चाहते हैं या इंसेंटिव बदलना चाहते हैं? क्या आप मजबूत दिखना चाहते हैं या दबाव में न आने वाला इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप बदला चाहते हैं या आज़ादी? द आर्ट ऑफ वॉर को कई बार आक्रामकता की मैनुअल की तरह पढ़ा जाता है, लेकिन इसकी गहरी आधुनिक उपयोगिता शायद आक्रामकता की कीमत समझने में है। सतही पढ़ाई सिर्फ हमला देखती है, गहरी पढ़ाई चयन, समय, अप्रत्यक्षता और महंगे संघर्ष से बचने की कीमत देखती है। सुनिश्चित योजनाओं को हराने, गठबंधनों को कमज़ोर करने और खुली लड़ाई ज़रूरी होने से पहले ही हालात को आकार देने को बहुत महत्व देते हैं। यह दयालुता नहीं है, यह नरमी नहीं है, यह नैतिक सजावट नहीं है। यह इस बात की पहचान है कि सबसे सस्ती लड़ाई अक्सर वह होती है जिसे होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। असल ज़िंदगी में इसका मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, इसका मतलब है एस्केलेशन से पहले इंसेंटिव बदलना। यह समझना कि संघर्ष पैदा क्यों हुआ, यह पूछना कि क्या यह लड़ाई सचमुच ज़रूरी है या किसी ने आपको ऐसी चीज़ साबित करने के लिए उकसाया है जिसका कोई मतलब नहीं। हर चुनौती आपकी ऊर्जा की हकदार नहीं होती, हर अपमान जवाब का हकदार नहीं होता, हर राइवल ध्यान का हकदार नहीं होता, हर अवसर सचमुच अवसर नहीं होता। कुछ दरवाजे बेहतर रोशनी वाले जाल होते हैं। कमेंट सेक्शन में बैठा एक इंसान सोच सकता है कि वह सच का बचाव कर रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म गुस्से को रिवॉर्ड करता है, ऑडियंस परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करती है, सामने वाले को शायद सच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर जवाब मशीन को और खुराक देता है। आप सही हों तब भी आपकी सही बात तमाशे का हिस्सा बन सकती है। मीटिंग में बैठा एक इंसान सोच सकता है कि वह अपने लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन अगर कमरा ईमानदारी से ज़्यादा पॉलिटिक्स को रिवॉर्ड करता है तो सीधा हमला उसे अलग थलग कर सकता है और मैनिपुलेटर को शांत और संतुलित दिखा सकता है। नेगोशिएशन में बैठा एक इंसान सोच सकता है कि वह मजबूत बन रहा है, लेकिन अगर उसे शुक्रवार तक डील चाहिए और सामने वाले को यह पता है तो उसका हर कॉन्फिडेंट वाक्य कमज़ोर ज़मीन पर खड़ा है। इसीलिए पहला रणनीतिक सवाल यह नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, सवाल यह है कि यह किस तरह का गेम है। यहाँ गेम का मतलब खेल तमाशा नहीं है। रणनीतिक सोच में गेम वह स्थिति है जिसमें खिलाड़ी होते हैं, विकल्प होते हैं, नियम होते हैं, जानकारी होती है, इंसेंटिव्स होते हैं, परिणाम होते हैं और ऐसे नतीजे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं करते। यह आखिरी हिस्सा सबसे ज़रूरी है। आपका नतीजा सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या करते हैं, यह इस पर भी निर्भर करता है कि दूसरे लोग जवाब में क्या करते हैं। सैलरी नेगोशिएशन एक गेम है। आपके लक्ष्य हैं, एम्प्लॉयर के लक्ष्य हैं, दोनों पक्षों के पास जानकारी है, दोनों के पास विकल्प हैं, दोनों एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वर्कप्लेस राइवलरी एक गेम है। आपके एक्शन यह बदलते हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आपकी पोजीशन बदलती हैं। चुप्पी भी संदेश दे सकती है, टाइमिंग मायने रखती है, सीधा हमला उल्टा पड़ सकता है। मार्केटप्लेस एक गेम है। कंपेटिटर्स एडजस्ट करते हैं, कस्टमर्स सीखते हैं, प्लेटफॉर्म बदलते हैं। जो कल काम कर रहा था वह कल तक भीड़ में खो सकता है। आपका खुद से रिश्ता भी एक गेम बन सकता है। शॉर्ट टर्म इच्छा बनाम लॉन्ग टर्म पहचान, आराम बनाम विकास, डर बनाम महत्वाकांक्षा, ईगो बनाम सच। लेकिन इस रूपक में खतरा है। जैसे ही लोग सुनते हैं कि ज़िंदगी एक गेम है, कुछ लोग निंदक हो जाते हैं। वे हर बातचीत को प्रतियोगिता मानने लगते हैं, हर इंसान को बाधा, हर दयालुता को टैक्टिक, हर रिश्ते को छुपा हुआ युद्ध। यह रणनीति नहीं है, यह बस पैरानोइया है जिसने रणनीति का सूट पहन लिया है। जिंदगी एक गेम नहीं है,
जिंदगी कई ओवरलैपिंग गेम्स है और पहली रणनीतिक गलती है यह गलत समझना कि आप किस गेम में हैं। कुछ गेम ज़ीरो सम होते हैं। ज़ीरो सम गेम में एक पक्ष का फ़ायदा दूसरे पक्ष का नुकसान होता है। अगर एक प्रमोशन है और दो उम्मीदवार हैं तो उस स्थिति का एक हिस्सा ज़ीरो सम है। अगर दो कंपनियां उसी बजट वाले उसी ग्राहक के लिए लड़ रही हैं तो वहां ज़ीरो सम तत्व हो सकता है। अगर दो एथलीट एक गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहे हैं तो सिर्फ एक को मिलेगा। लेकिन असल ज़िंदगी के कई गेम पूरी तरह ज़ीरो सम नहीं होते। एक हेल्दी टीम सबके लिए ज़्यादा वैल्यू बना सकती है। एक मजबूत शादी में एक व्यक्ति दूसरे को हराता नहीं है। एक अच्छा बिजनेस रिश्ता दोनों पक्षों को बेहतर बना सकता है। फेयरनेस की रेपुटेशन ऐसे भविष्य के अवसर बना सकती है जो लगातार धोखे वाली दुनिया में कभी पैदा ही नहीं होते। कई स्थितियाँ मिक्स्ड होती हैं। आप एक ही समय पर compete भी करते हैं और कोऑपरेट भी। कलीग्स पहचान के लिए compete कर सकते हैं और उसी समय प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत भी रख सकते हैं। बिजनेस एक मार्केट में compete कर सकते हैं और दूसरे में पार्टनर बन सकते हैं। दोस्तों में स्टेटस टेंशन हो सकती है और फिर भी वे एक दूसरे की परवाह कर सकते हैं। देश व्यापार भी कर सकते हैं और संघर्ष की तैयारी भी। अमेच्योर स्ट्रैटेजिस्ट सिर्फ दुश्मन देखता है, मैच्योर स्ट्रैटेजिस्ट इंसेंटिव्स देखता है। यह फ़र्क आपकी ज़िंदगी को छोटा होने से बचा सकता है, क्योंकि अगर आप नॉन ज़ीरो सम गेम को ज़ीरो सम समझ लेते हैं तो आप ऐसे दुश्मन बना देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी। आप टीममेट्स को खतरे में बदल देते हैं, आप प्रेम को स्कोर कीपिंग में बदल देते हैं, आप असहमति को प्रभुत्व की लड़ाई बना देते हैं, आप छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं और उस बड़े सिस्टम में जहर घोल देते हैं जो आपको पोषण दे रहा था। एक और फ़र्क है जो उतना ही ज़रूरी है, सीमित गेम और लंबे चलने वाले गेम। सीमित गेम का साफ अंत होता है, विजेता, हारने वाला, फाइनल स्कोर। लंबे चलने वाला गेम कुछ और पूछता है। वह पूछता है कि खेल को जारी, गहरा और खेलने लायक बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है। डिबेट जीतना सीमित है, क्रेडिबिलिटी बचाए रखना लंबा खेल है। एक ट्रांजैक्शन जीतना सीमित है, रेपुटेशन बनाना लंबा खेल है। किसी रिश्ते के एक संघर्ष में कंट्रोल जीतना जीत जैसा लग सकता है, लेकिन अगर इससे सामने वाला आप पर भरोसा करना बंद कर दे तो आपने छोटा गेम जीत लिया और बड़ा गेम खराब कर दिया। यहीं पर कई महत्वाकांक्षी लोग सबसे बड़ी रणनीतिक गलती करते हैं। वे दिखाई देने वाली जीतों को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते हैं। वे मीटिंग जीतना चाहते हैं, बहस जीतना चाहते हैं, डील जीतना चाहते हैं, स्टेटस एक्सचेंज जीतना चाहते हैं, वह पल जीतना चाहते हैं। लेकिन ज़िंदगी हिसाब रखती है। जिस इंसान को आप आज अपमानित करते हैं कल वही एक्सेस कंट्रोल कर सकता है। जिस ग्राहक को आप आज चालाकी से फंसा लेते हैं वह बाद में दूसरों को चेतावनी दे सकता है। जिस कर्मचारी का आप आज शोषण करते हैं वह कल आपका कंपेटिटर बन सकता है। जिस दोस्त को आप आज मात देते हैं वह चुपचाप आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना बंद कर सकता है। सारे परिणाम तुरंत नहीं आते, कुछ इंतज़ार करते हैं, इसीलिए कम से कम विनाश मायने रखता है। रणनीति की सस्ती पढ़ाई कहती है किसी भी कीमत पर जीतो। गहरी पढ़ाई पूछती है यह जीत क्या तोड़ देगी। अगर जीतने की कीमत भरोसा, विकल्प, शांति, रेपुटेशन या आपका अपना चरित्र है तो वह जीत छुपी हुई हार हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको संघर्ष से बचना चाहिए। संघर्ष ज़रूरी होते हैं। कुछ लोग नरमी का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ सिस्टम चुप्पी को रिवॉर्ड करते हैं, कुछ नेगोशिएशन में दृढ़ता चाहिए होती है, कुछ सीमाएं लागू करनी पड़ती हैं। कुछ लड़ाइयाँ लड़ने लायक होती हैं क्योंकि न लड़ने की कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन रणनीति ज़रूरी लड़ाई और भावनात्मक चारे को अलग करने से शुरू होती है। क्या यह सचमुच का कॉन्टेस्ट है या मैं किसी और की असुरक्षा में खींचा जा रहा हूँ? क्या यह सीमित गेम है या किसी लंबे रिश्ते का हिस्सा? क्या यह ज़ीरो सम है या दोनों पक्षों को फ़ायदा हो सकता है? क्या यह व्यक्ति दुश्मन है, पार्टनर है, कंपेटिटर है या भ्रमित सहयोगी? अगर मैं कुछ न करूं तो क्या होगा? अगर मैं जीत जाऊं तो क्या होगा? और अगर मैं गलत तरीके से जीतूं तो क्या होगा? सबसे रणनीतिक लोग हमेशा सबसे आक्रामक नहीं होते, वे सबसे सटीक होते हैं। वे बता सकते हैं कि कब एक कमरा युद्धभूमि है, कब वह पुल है, कब सामने वाला हमला कर रहा है, कब वह डरा हुआ है, कब वह टेस्ट कर रहा है, कब वह ब्लफ कर रहा है और कब वह अलाइनमेंट के लिए खुला है। यही सटीकता पावर बनाती है।
लेकिन अगर आप गेम को सही पहचान भी लें तब भी आप पहला कदम उठाने से पहले हार सकते हैं, क्योंकि पावर कॉन्फिडेंस से शुरू नहीं होती, पावर पोजीशन से शुरू होती है। दो लोग एक ही नेगोशिएशन में प्रवेश करते हैं। एक को शुक्रवार तक डील चाहिए, किराया देना है, मौजूदा नौकरी असहनीय है, सेविंग्स कम है, हर दिन की देरी खतरे जैसी लगती है। दूसरे व्यक्ति के पास 3 ऑफ़र इंतज़ार कर रहे हैं। उसे यह डील पसंद है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके पास समय है, उसके पास विकल्प हैं। पहली सड़क बंद हो जाए तो दूसरी सड़क मौजूद है। दोनों एक ही शांत आवाज़ में बोल सकते हैं, दोनों एक ही टेबल पर बैठ सकते हैं, दोनों वही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वे सच में एक ही कमरे में नहीं बैठे हैं। एक उम्मीद के सहारे बातचीत कर रहा है, दूसरा मजबूत पोजीशन से। यही बात पावर के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं समझते। वे सोचते हैं कि पावर एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। ऊंची आवाज़ वाला व्यक्ति पावरफुल है, डोमिनेंट व्यक्ति पावरफुल है, करिश्माई व्यक्ति पावरफुल है, निडर व्यक्ति पावरफुल है। कभी कभी, लेकिन अक्सर पावर इंसान के अंदर नहीं होती, वह उसके आसपास होती है, उसके मैदान में, उसकी टाइमिंग में, उसके विकल्पों में। एक ही इंसान को अलग अलग वातावरणों में रखिए, एक कंपनी में वह रिप्लेसेबल है, दूसरी में वह दुर्लभ है, एक मार्केट में वह शोर में चिल्लाती हुई एक और आवाज़ है, दूसरे में वह एक खास समस्या हल करने वाला अकेला व्यक्ति है। एक रिश्ते में वह स्वीकृति के लिए बेचैन है, दूसरे में वह स्थिर है, क्योंकि उसकी पहचान चुने जाने पर निर्भर नहीं करती। एक नेगोशिएशन में उसे डील चाहिए, दूसरे में उसके पीछे 3 एग्जिट हैं। इंसान अचानक ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो गया, मैदान बदल गया। मैदान तय करता है कि क्या आसान है, क्या महंगा है, क्या दिखाई देता है, क्या छुपा है, क्या रिवॉर्ड होता है और किस बात की सज़ा मिलती है। सीधा टकराव एक मैदान में बहादुरी हो सकता है और दूसरे में मूर्खता। सार्वजनिक रूप से बोलना एक जगह जवाबदेही बना सकता है और दूसरी जगह अनावश्यक अपमान। तेज चलना मार्केट विंडो में फ़ायदा हो सकता है और कानूनी विवाद में आपदा। चुप्पी एक संस्कृति में कमज़ोरी लग सकती है और दूसरी में ताकत। वही कदम कब और कहाँ उठाया जा रहा है, इसके आधार पर जीनियस भी हो सकता है और बेवकूफ़ी भी। रणनीति का यह हिस्सा ईगो को चुभता है, क्योंकि ईगो चाहता है कि कहानी व्यक्तिगत ताकत की हो। मैं जीता क्योंकि मैं मजबूत हूँ, मैं हारा क्योंकि वे अन्यायपूर्ण थे। कभी कभी यह सच होता है, लेकिन रणनीति एक ज़्यादा असहज सवाल पूछती है। क्या आपने युद्ध भूमि चुनी थी या आप बस उस जगह रिएक्ट कर रहे थे जो किसी और ने चुनी थी? खराब मैदान के बारे में सोचिए, एक पब्लिक कमेंट फाइट जहां प्लेटफॉर्म गुस्से को रिवॉर्ड करता है, एक मजबूर नेगोशिएशन जहां आप देरी झेल ही नहीं सकते, किसी ऐसे इंसान के साथ स्टेटस कॉन्टेस्ट जिसके पास खोने को कुछ नहीं, एक मीटिंग जहां फैक्ट्स से ज़्यादा गठबंधन मायने रखते हैं, एक रिश्ता जहां हर ईमानदार ज़रूरत हथियार बन जाती है। खराब मैदान में अच्छे कदम भी कमज़ोर बन सकते हैं। सुन तज़ू का सबक यह नहीं है कि कभी मत लड़ो, सबक यह है कि उस ज़मीन पर मत लड़ो जो आपकी ताकतों को बेकार और आपकी कमज़ोरियों को साफ दिखा दे। आधुनिक ज़िंदगी में इसका मतलब है चलना सीखना, बातचीत को बेहतर फॉर्मेट में ले जाना, कंपटीशन को उन क्षेत्रों में ले जाना जहां आपके पास असिमेट्री है, नेगोशिएशन को तब तक रोकना जब तक आप विकल्प न बना लें, उन ऑडियंस से दूर जाना जो आपके सबसे ख़राब आवेगों को रिवॉर्ड करती हैं, ऐसे मैदान की ओर जाना जहां आपका अनुशासन कंपाउंड होता है। और यही हमें पावर के सबसे सरल रूपों में से एक तक लाता है, एग्जिट। नेगोशिएशन थियरी में अगर कोई समझौता ना हो पाए तो आपका सबसे अच्छा विकल्प अक्सर BATNA कहलाता है। शब्द टेक्निकल लगता है, लेकिन विचार बहुत सरल है। अगर यह डील फेल हो जाए तो आप इसके बदले क्या कर सकते हैं? यही विकल्प आपके असली लेवरेज का बड़ा हिस्सा तय करता है। जिस व्यक्ति के पास विकल्प होते हैं उसे धमकी देने की ज़रूरत नहीं होती, उसे डोमिनेंस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे ज़्यादा ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी पावर शांत होती है क्योंकि वह स्ट्रक्चरल होती है। वह उठकर जा सकता है, और जो व्यक्ति उठकर जा सकता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यह बात सैलरी नेगोशिएशन से बहुत आगे तक जाती है। अगर एक क्लाइंट आपकी पूरी इनकम कंट्रोल करता है तो आप पर दबाव डालना आसान है। अगर एक एम्प्लॉयर आपके पूरे भविष्य की भावना कंट्रोल करता है
तो आपको अंडर पे करना आसान है। अगर एक सोशल ग्रुप आपकी पहचान कंट्रोल करता है तो आपको चुप कराना आसान है। अगर एक सपना ही आपकी ज़िंदगी का एकमात्र स्वीकार्य रूप है तो उसके टूटते ही आपको तोड़ना आसान है। और अगर एक रिश्ता आपकी पूरी सेल्फ वर्थ कंट्रोल करता है तो आप बहुत संकरी ज़मीन पर खड़े हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई बस छोड़कर जा सकता है। कुछ लोगों के सामने वास्तविक बाधाएं होती हैं। पैसा, परिवार की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य, भेदभाव, कानूनी सिस्टम, भूगोल, खतरा और ऐसे दायित्व जिन्हें कोई मोटिवेशनल कोट हल नहीं कर सकता। रणनीति को एजेंसी बढ़ानी चाहिए। लोगों को उन युद्ध भूमियों के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए जिन्हें उन्होंने चुना ही नहीं। लेकिन सिद्धांत फिर भी मायने रखता है। आप जो भी वास्तविक विकल्प बनाते हैं वह आपको थोड़ी और सांस देता है। एक स्किल एग्जिट हो सकती है, सेविंग्स एग्जिट हो सकती है, नेटवर्क एग्जिट हो सकता है, रेपुटेशन एग्जिट हो सकती है, भावनात्मक आत्मसम्मान एग्जिट हो सकता है, इंतज़ार करने की क्षमता एग्जिट हो सकती है, बिना टूटे ना कहने की क्षमता एग्जिट हो सकती है। इसीलिए रणनीति बाहर से अक्सर बोरिंग दिखती है। यह तैयारी जैसी दिखती है। सीखना, बचत करना, ट्रेनिंग लेना, सुनना, रिश्ते बनाना, इंसेंटिव्स पढ़ना, रिएक्ट न करना, बुरी डील्स को ठुकराना उससे पहले कि आपको अच्छी डील्स की सख्त ज़रूरत पड़े। फिर जब दिखाई देने वाला पल आता है, लोग आपको कॉन्फिडेंट कहते हैं, लेकिन स्रोत कॉन्फिडेंस नहीं था, स्रोत पोजीशन थी। पावर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता अक्सर एक बेहतर एग्जिट होता है, लेकिन सिर्फ पोजीशन काफ़ी नहीं है, क्योंकि दुनिया स्थिर नहीं है। कुछ देर के लिए नक्शा सरल दिखता है। आप गेम पहचान लेते हैं, मैदान पढ़ लेते हैं, विकल्प बना लेते हैं, अपना कदम प्लान कर लेते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति कदम उठाता है और नक्शा उसके साथ हिल जाता है। आपका विरोधी दीवार नहीं है, वह आपको उसे देखते हुए देख रहा है। हर कदम गेम को बदल देता है। जिस पल आप एक्शन लेते हैं, दूसरे लोग अपडेट करते हैं, वे एडजस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, गलत पढ़ते हैं, जवाबी हमला करते हैं, सहयोग करते हैं, जानकारी छुपाते हैं, सीमाएं टेस्ट करते हैं, इंसेंटिव्स बदलते हैं। जिस साफ योजना पर आपने भरोसा किया था वह कीचड़ में धंसने लगती है। यही जड़ रणनीति टूट जाती है। लोग नियम याद करते हैं क्योंकि नियम सुरक्षित लगते हैं। कभी कमज़ोरी मत दिखाओ, हमेशा हार्ड नेगोशिएट करो, पहला ऑफर कभी मत दो, हमेशा जल्दी जवाब दो, कभी भावनात्मक होकर जवाब मत दो, अनप्रेडिक्टेबल बनो, डोमिनेंट बनो, अग्रीएबल बनो, रूथलेस बनो, अच्छे बनो। समस्या यह नहीं कि यह सारे नियम गलत हैं, समस्या यह है कि इनमें से कोई भी जजमेंट की जगह नहीं ले सकता। जो नियम एक गेम में काम करता है वह दूसरे में आपको बर्बाद कर सकता है। आधुनिक सैन्य सोच भी कुछ ऐसी ही बात कहती है। डॉक्ट्रिन सोच को गाइड कर सकती है, लेकिन अनिश्चितता को खत्म नहीं कर सकती। असल स्थितियाँ फ्रिक्शन पैदा करती हैं। भ्रम, थकान, भावना, देरी, खराब जानकारी, गलतियाँ, डर और संयोग। कागज़ पर प्लान एक सीधी लाइन होता है, असलियत में वह कीचड़ से गुजरता है। यह युद्ध में भी सच है, बिजनेस में भी, रिश्तों में भी और पर्सनल डिसिप्लिन में भी। आप तय करते हैं कि शांत बातचीत करेंगे, फिर सामने वाला एक वाक्य बोल देता है जो आपके सबसे पुराने घाव को छू लेता है। आप करियर मूव प्लान करते, फिर मार्केट बदल जाता है। आप नेगोशिएशन की तैयारी करते हैं, फिर सामने वाला ऐसी जानकारी बता देता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। आप ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर आपका अपना डर एग्जीक्यूशन को तोड़ देता है। फ्रिक्शन अपवाद नहीं है, फ्रिक्शन यानी असलियत का प्रतिरोध। यही समस्या का मध्य बिंदु है। रणनीति कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यह अनिश्चितता में देखने का तरीका है। लक्ष्य सब कुछ कंट्रोल करना नहीं है, वह कल्पना लोगों को भंगुर बना देती है। लक्ष्य है साफ देखना, जल्दी अपडेट करना, और जब असलियत बदलती है तब अनुशासन के साथ एक्शन लेना। असली स्ट्रैटेजिस्ट सिर्फ प्लान नहीं बनाता, वह ऐसा मन बनाता है जो दुनिया से टकराकर भी टिक सके। और यह मन सुन जुजू के सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक से शुरू होता है। खुद को जानो और दूसरे पक्ष को जानो। यह इतना सरल लगता है कि क्लीशे बन जाता है, लेकिन यह सरल नहीं है। ज़्यादातर लोग दोनों में से कोई भी काम नहीं करते। वे खुद को नहीं जानते, वे अपनी सेल्फ इमेज जानते हैं, वे अपना वह वर्जन जानते हैं
जिसका वे बहसों में बचाव करते हैं, वह वर्जन जिसे वे चाहते हैं कि लोग एडमायर करें, वह वर्जन जो रात के 12 बजे उनकी योजनाओं में दिखाई देता है जब सब कुछ संभव लगता है। लेकिन रणनीति को आपके फैंटेसी सेल्फ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क पड़ता है कि दबाव में आप सचमुच क्या करते हैं, नज़रअंदाज किए जाने पर क्या आप घबरा जाते हैं, तारीफ़ मिलने पर क्या आप लापरवाह हो जाते हैं, क्या आप गुस्से को स्पष्टता समझ लेते हैं, क्या आप अपनी डिसिप्लिन को ज़्यादा आंकते हैं, अप्रूवल चाहिए होता है तो क्या आप बहुत कुछ बता देते हैं, क्या आप संघर्ष से बचते रहते हैं जब तक नाराज़गी विस्फोट न बन जाए, क्या आप आवेग को इंस्टिंक्ट कहते हैं क्योंकि वह शब्द ज़्यादा बुद्धिमान लगता है, क्या आप इच्छा को क्षमता समझ लेते हैं। आईना हमेशा अच्छा नहीं दिखाता, लेकिन उसके बिना हर नक्शा खतरनाक हो जाता है। खुद को जानने का मतलब है अपने संसाधन, सीमाएं, मोटिव्स, डर, आदतें, ताकतें, ब्लाइंड स्पॉट और ब्रेकिंग पॉइंट समझना। इसका मतलब है जानना कि आप फैसला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वह समझदार है या इसलिए क्योंकि आपके ईगो को राहत चाहिए। इसका मतलब है यह जानना कि कौन सी स्थितियाँ आपको प्रेडिक्टेबल बना देती हैं। कुछ लोग तब प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका अपमान हुआ है। कुछ लोग पैसों के मामले में प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। कुछ लोग अथॉरिटी के सामने प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। कुछ लोग तब प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका स्टेटस खोने वाला है। कुछ लोग तब प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं जब अकेलापन उनकी तरफ से नेगोशिएट करने लगता है। और यही प्रेडिक्टेबिलिटी ऐसा मैदान बन जाती है जिसे दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे पक्ष को जानना नक्शा है, वे क्या चाहते हैं, उन्हें किस बात का डर है, उनके इंसेंटिव्स क्या हैं, वे किस दबाव में हैं, उनके पास कौन से विकल्प हैं, वे किसे जीत मानेंगे, किस बात पर वे चले जाएंगे, वे क्या जानते हैं, वे क्या सोचते हैं कि आप जानते हैं, वे खुद को कौन सी कहानी सुना रहे हैं। यह पैरानोइया नहीं है, यह वास्तविकता का सम्मान है। लोग इंसेंटिव्स, डर, पहचान, सीमाओं और अपने दिख रहे विकल्पों से काम करते हैं। अगर आप इन ताकतों को नज़रअंदाज करेंगे तो आप बार बार ऐसे व्यवहार से हैरान होंगे जो शुरुआत से ही दिखाई दे रहा था। सुन त्जू पहले से जानकारी को बहुत महत्व देते हैं। सिविलियन जिंदगी में इसका मतलब जासूसी, पीछा करना, छल या गैरकानूनी काम नहीं है। इसका मतलब तैयारी है। करियर मूव से पहले रिसर्च, नेगोशिएशन से पहले इंसेंटिव समझना, कन्फ्रंटेशन से पहले सुनना, लॉन्च से पहले मार्केट पढ़ना, बोलने से पहले कमरे को समझना, पूछना कि सामने वाले को क्या करने पर रिवॉर्ड मिलता है, पूछना कि उसे क्या स्वीकार करने पर सज़ा मिलती है, पूछना कि वह क्या बात खुलकर नहीं कह सकता। जानकारी सजावट नहीं है, जानकारी भी मैदान है। तैयार व्यक्ति अक्सर भाग्यशाली दिखता है क्योंकि उसने पैटर्न जल्दी देख लिया था। लेकिन सिर्फ जानकारी काफ़ी नहीं है, आपको उसे समझना भी होगा। यहीं पर एक आधुनिक रणनीतिक आइडिया मदद करता है। OODA लूप। देखो, समझो कि उसका मतलब क्या है, फैसला लो, फिर कदम उठाओ। पहले लोग इसे सिर्फ स्पीड समझ लेते हैं। तेज़ चलो, तेज़ फैसला लो, तेज़ एक्शन लो। लेकिन समझ के बिना तेज़ी सिर्फ घबराहट है। सबसे गहरा कदम है समझना। दो लोग एक ही घटना देख सकते हैं और दो बिल्कुल अलग वास्तविकताएं समझ सकते हैं। एक को रिजेक्शन दिखता है, दूसरे को नेगोशिएशन। एक को डिसरिस्पेक्ट दिखता है, दूसरे को डर। एक को क्राउडेड मार्केट दिखता है, दूसरे को अंडरसर्व्ड निश। एक को स्ट्रॉन्गर अपोनेंट दिखता है, दूसरे को ऐसा स्लो अपोनेंट जो अपने ही साइज में फंसा हुआ है। विजेता हमेशा वह नहीं होता जो पहले कदम उठाए, अक्सर वह होता है जो पहले समझे। समझना वह अंदरूनी नक्शा है जो आपको बताता है कि फैक्ट्स का मतलब क्या है। और यह नक्शा संस्कृति, ट्रेनिंग, अनुभव, पहचान, भावना और डर से बनता है। कल्पना कीजिए, दो फाउंडर्स एक कंपेटिटर को नया प्रोडक्ट अनाउंस करते हुए देख रहे हैं। पहला पैनिक कर जाता है, वह फीचर कॉपी करता है, लॉन्च रश करता है, टीम को बर्न कर देता है और कंपेटिटर के मैदान पर फाइट में घुस जाता है। दूसरा इतना रुकता है कि समझ सके। वह पूछता है, कौन सा कस्टमर अभी भी इग्नोर्ड है, इस अनाउंसमेंट ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, कंपटीटर का साइज उसे कहाँ स्लो बनाता है, हम कहाँ मूव कर सकते हैं बिना उसे वही कॉन्टेस्ट दिए जो है चाहता है। दोनों ने वही इवेंट देखा, सिर्फ एक ने ओपनिंग समझी। यही रणनीति है, न ठहराव न पैनिक। मोशन से पहले समझ,
सुन त्जू की सलाह की ताकत से बचो और कमज़ोरी पर स्ट्राइक करो आसानी से गलत समझी जा सकती है। इसका मतलब कमज़ोर लोगों का शिकार करना नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए किसी अपोनेंट से उसकी सबसे मजबूत जगह पर मत भिड़ो क्योंकि आपका ईगो क्लीन कॉन्टेस्ट चाहता है। अगर आप छोटे हैं, साइज़ पर कम्पीट मत कीजिए। अगर आप स्लो हैं, स्पीड पर कम्पीट मत कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, स्पेंडिंग वॉर मत लड़िए। अगर आपके पास स्टेटस नहीं है, सिर्फ स्टेटस के थ्रू फाइट मत कीजिए। अगर आपके पास कनेक्शंस नहीं हैं, तो ऐसे गेम में मत घुसिए जहाँ कनेक्शंस ही पूरा मैदान है जब तक आप उन्हें बिल्ड नहीं कर रहे। टर्म्स बदलो, असिमेट्री ढूंढो। एक छोटी कंपनी जाइंट से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती, लेकिन वह ज़्यादा फास्ट मूव कर सकती है। एक यंग प्रोफेशनल सीनियर राइवल से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखता, लेकिन वह नए टूल्स सीख सकता है, रेयर कॉम्बिनेशंस बना सकता है या नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। एक क्वाइट पर्सन लाउड रूम पर डोमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन वह इंसान बन सकता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं जब नॉइज़ एग्जॉस्टिंग हो जाती है। कमज़ोर प्लेयर कभी कभी इसलिए जीतता है कि ताकत मैटर नहीं करती, ऐसा नहीं है। वह इसलिए जीतता है क्योंकि वह स्ट्रॉन्गर प्लेयर को वही कॉन्टेस्ट देना बंद कर देता है जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर चाहता था। सबसे बड़ी बढ़त कॉन्फिडेंस नहीं है, बढ़त असिमेट्री है। लेकिन एक और कॉम्प्लिकेशन है, इंसान रणनीति की क्लीन मशीनें नहीं हैं। हम रिस्क को परफेक्ट रैशनैलिटी से इवैल्यूएट नहीं करते। अनिश्चितता में लोग डिस्टॉर्ट होते हैं। हम लॉसेस से डरते हैं। जो हमारे पास है उसे पकड़ कर रखते हैं। वही आउटकम हमें गेन लगे या लॉस, उसके हिसाब से हम उसे अलग तरह से फ्रेम करते हैं। हम सिर्फ रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उस कहानी पर भी रिएक्ट करते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम रियलिटी के बारे में हमें सुनाता है। यह समझाता है कि कई लूजिंग स्ट्रैटेजीज़ इंटेलेक्चुअल फेलियर्स नहीं होती, वे इमोशनल बार्गेन्स होती हैं। एक इंसान खराब जॉब में रहता है क्योंकि पॉसिबल लॉस पॉसिबल गेन से ज़्यादा बड़ा महसूस होता है। एक नेगोशिएटर कमज़ोर डील स्वीकार कर लेता है क्योंकि अनसर्टेनिटी अनबियरेबल लगती है। एक फाउंडर पिवट करने से मना कर देता है क्योंकि फेलियर मानना डेथ जैसा लगता है। एक कंपेटिटर लैश आउट करता है क्योंकि स्टेटस लॉस डेंजर जैसा लगता है। एक व्यक्ति नॉन पेन में रहता है क्योंकि अननोन फ्यूचर गिरने जैसा महसूस होता है। कागज़ पर बेहतर कदम मौजूद है, शरीर में बेहतर कदम असुरक्षित महसूस होता है। इसीलिए खुद पर नियंत्रण दीवार पर लिखा कोट नहीं है। यह वह चीज़ है जो आपके गुस्से को खराब डील साइन करने से रोकती है। अगर आप अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं कर सकते तो दूसरे आपको रश कर सकते हैं। अगर आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं कर सकते तो दूसरे आपको बेट कर सकते हैं। अगर आप साइलेंस टॉलरेट नहीं कर सकते तो दूसरे आपसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आप टेम्परेरी लॉस टॉलरेट नहीं कर सकते तो दूसरे आपको परमानेंट वीकनेस में फंसा सकते हैं। अगर आप मिसअंडरस्टूड होना टॉलरेट नहीं कर सकते तो दूसरे एक्यूजेशन से आपको स्टीयर कर सकते हैं। सबसे अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट सिर्फ अपोनेंट्स को स्टडी नहीं करता, वह अपने फियर रिस्पॉन्स को स्टडी करता है। वह पूछता है, कौन सा एहसास मुझे मूर्ख बना देता है? गुस्सा, शर्म, जल्दबाजी, अकेलापन, ईर्ष्या, इच्छा? यह साबित करने की ज़रूरत कि मैं वीक नहीं हूँ। फिर वह उसी पॉइंट के आसपास डिसिप्लिन बनाता है, इसलिए नहीं कि वह इमोशनलेस बनना चाहता है। इमोशन में इन्फॉर्मेशन होती है। फियर आपको वार्न कर सकता है, एंगर बाउंड्री दिखा सकता है, एनवी डिज़ायर दिखा सकती है, शेम वूंड दिखा सकती है। लेकिन इमोशन को हमेशा ड्राइवर सीट में नहीं बैठना चाहिए। बिना इमोशन वाला माइंड स्ट्रैटेजिक नहीं होता। इमोशन से रूल्ड माइंड एक्सप्लॉइटेबल होता है। यही स्ट्रैटेजी का इनर मैकेनिज्म है। गेम देखो, मैदान मैप करो, इंसेंटिव समझो, अल्टरनेटिव्स बिल्ड करो, साफ ऑब्जर्व करो, सही अर्थ समझो, निर्णायक रूप से एक्ट करो, रियलिटी बदलने पर अपडेट करो और सबसे ऊपर अपने ईगो को ऐसी बैटल्स चुनने मत दो जिनकी कीमत आपके फ्यूचर सेल्फ को चुकानी पड़े। लेकिन सुन त्जू का एक विचार ऐसा है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते ही खास तौर पर खतरनाक हो जाता है। डिसेप्शन, छल। द आर्ट ऑफ वॉर डिसेप्शन को केंद्रीय जगह देता है। युद्ध में एनिमी को क्या सच लगता है, इसे शेप करना जिंदगियां बचा सकता है, कैंपेन्स जिता सकता है और डायरेक्ट कोलिजन रोक सकता है। लेकिन सिविलियन लाइफ युद्ध नहीं है। यहीं पर सतही स्ट्रैटेजी जहरीली हो जाती है। कुछ लोग डिसेप्शन सुनते हैं और उसे लाइन में ट्रांसलेट कर देते हैं,
स्ट्रैटेजी सुनते हैं और उसे मैनिपुलेशन में ट्रांसलेट कर देते हैं। पावर सुनते हैं और उसे बेट्रियल में ट्रांसलेट कर देते हैं। विनिंग सुनते हैं और भूल जाते हैं कि दूसरे इंसान बोर्ड पर पड़े डिस्पोजेबल पीसेस नहीं हैं। यह सिर्फ मॉरली अगली नहीं है, यह अक्सर स्ट्रैटेजिकली स्टूपिड भी है। युद्ध ऐसी टैक्टिक्स अलाउ करता है जिन्हें सिविलियन लाइफ कानूनी, सामाजिक, भावनात्मक और रेपुटेशन के स्तर पर सजा दे सकती है। धोखाधड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, विश्वासघात इंटेलिजेंस नहीं है, दबाव डालना लीडरशिप नहीं है। मैनिपुलेशन एक मोमेंट जिता सकती है और फ्यूचर एक्सेस डिस्ट्रॉय कर सकती है। सुन त्जू का नॉन मिलिट्री उपयोग हमेशा टेम्पटिंग रहा है क्योंकि लैंग्वेज शार्प लगती है। एंशिएंट वॉर को बोर्ड रूम्स, डेटिंग, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और पर्सनल एम्बिशन में ट्रांसलेट करना डार्क ग्लैमर रखता है, लेकिन हर मॉडर्न एप्लीकेशन असल संदर्भ के प्रति ईमानदार नहीं होती। कभी कभी लोग सुन त्जू नहीं सीख रहे होते, वे बस उसके नाम का इस्तेमाल करके साधारण स्वार्थ को प्राचीन दिखा रहे होते हैं। डिसेप्शन का ज़्यादा जिम्मेदार ट्रांसलेशन बहुत नैरो है। रणनीतिक गोपनीयता, इंफॉर्मेशन डिसिप्लिन, हर प्लान रिवील न करना, हर कार्ड न दिखाना, हर कमज़ोरी उन लोगों को न बताना जिन्होंने ट्रस्ट अर्न नहीं किया, प्रिडिक्टेबल पैटर्न से बचना, नेगोशिएशन लिमिट्स प्राइवेट रखना, डेस्परेशन परफॉर्म करने से इनकार करना, यह उन लोगों से झूठ बोलने से बहुत अलग है जो आप पर भरोसा करते हैं। एक इंसान प्राइवेट हो सकता है बिना फ्रॉड्यूलेंट हुए, एक इंसान अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है बिना क्रूर हुए, एक इंसान स्ट्रैटेजिक हो सकता है बिना फॉल्स बने। आप हर किसी को अपने थॉट्स, प्लान्स, फियर्स और ऑप्शंस तक फुल एक्सेस देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है, लेकिन जहां ट्रस्ट, कंसेंट, लॉ और रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल हों, वहां आप लोगों को बेसिक ईमानदारी ज़रूर देते हैं। यह लाइन मायने रखती है क्योंकि जैसे ही आप छोटे गेम्स में ट्रस्ट बेट्रे करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप बड़े गेम्स तक एक्सेस खो सकते हैं। एक मॉडर्न एक्सपेरिमेंट रूथलेसनेस की फैंटेसी को कॉम्प्लिकेट करता है, मोरालिटी से नहीं, मेमोरी से। रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने एक प्रसिद्ध स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम प्रिजनर्स डिलेमा के रिपीटेड वर्जन्स को स्टडी किया। बेसिक टेंशन सिंपल है, दो प्लेयर्स कोऑपरेट कर सकते हैं या डिफेक्ट। बेट्रेल शॉर्ट टर्म एडवांटेज दे सकता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन दोनों की मदद कर सकता है, म्यूचुअल बेट्रेयल दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर गेम सिर्फ एक बार हो तो एक्सप्लॉइटेशन टेम्पटिंग हो सकता है, लेकिन एक्सेलरॉड की वर्ल्ड एक मीटिंग नहीं है, वह रिपीटेशन है। प्लेयर्स फिर मिलते हैं, फिर और फिर। अब मेमोरी कमरे में एंटर करती है, रेपुटेशन कमरे में एंटर करती है, रिटेलिएशन कमरे में एंटर करती है, फॉरगिवनेस कमरे में एंटर करती है। एक्सेलरॉड के टूर्नामेंट में एक सिंपल स्ट्रैटेजी जिसे अक्सर टिट फॉर टैट कहा जाता है स्ट्रांगली परफॉर्म हुई। यह कोऑपरेट करके शुरू हुई, सामने वाले ने डिफेक्ट किया तो उसने रिस्पॉन्स दिया। यह एंडलेस एक्सप्लॉयटेशन एब्जॉर्ब नहीं करती रही, लेकिन यह एक बेट्रेयल को परमानेंट वॉर में बदले बिना कोऑपरेशन पर लौट भी सकती थी। यह ताकत का बिल्कुल अलग रूप है, नेव नहीं, क्रूर नहीं, क्लियर। लेसन यह नहीं है कि काइंडनेस हमेशा जीतती है, वह चाइल्डिश होगा। कुछ एनवायरनमेंट्स प्रेडेटर्स को रिवॉर्ड करते हैं, कुछ सिस्टम्स बैड एक्टर्स को पनिश करने में फेल होते हैं, कुछ वन शॉट गेम्स एक्सप्लॉयटेशन को प्रॉफिटेबल बना देते हैं, कुछ लोग ट्रस्ट को ट्रस्टिंग लोगों के खिलाफ वेपन बना लेते हैं, लेकिन लेसन फिर भी पावरफुल है। रिपीटेड कंडीशंस में मेमोरी और फ्यूचर इंटरैक्शन के साथ ब्लाइंड रूथलेसनेस बैकफायर कर सकती है। अगर लोग आपको फिर देखने वाले हैं, आपका पैटर्न मैटर करता है। अगर आपका नाम ट्रैवल करता है, आपका पैटर्न मैटर करता है। अगर आपको फ्यूचर कोऑपरेशन चाहिए, आपका पैटर्न मैटर करता है। अगर आप नेटवर्क्स, फैमिलीज़, इंडस्ट्रीज़, कम्युनिटीज़ और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में रहते हैं, आपका पैटर्न मैटर करता है। आपकी रेपुटेशन एक स्ट्रैटेजी है जिसे दूसरे आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। लोग याद रखते हैं कि आप वीकनेस एक्सप्लॉइट करते हैं या नहीं। वे याद रखते हैं कि आप अपना वर्ड रखते हैं या नहीं। वे याद रखते हैं कि आप बेट्रेयल को पनिश करते हैं या नहीं। वे याद रखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के बाद आप फॉरगिव कर सकते हैं या नहीं। वे याद रखते हैं कि आप हर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करते हैं या नहीं। वे याद रखते हैं कि आपके साथ जीतना सेफ लगता है या कॉस्टली। एक्सेलरॉड ने एक और डार्कर ऐतिहासिक एग्जाम्पल डिस्कस किया। ट्रेंच वॉरफेयर में रिपीटेड कॉन्टैक्ट के दौरान अपोजिंग सोल्जर्स के बीच कभी कभी रेस्टोरेंट के पैटर्न्स उभरते थे। इससे वॉर ह्यूमन नहीं लगना चाहिए, वह था नहीं।
इससे हॉरर रोमांटिसाइज नहीं होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए। यह हमें अनसेटल करना चाहिए। इतनी ब्रूटल कंडीशंस में भी रिपीटेड इंटरैक्शन इंसेंटिव्स क्रिएट कर सकता है। जो लोग एक दूसरे के पास फंसे हों वे यह डिस्कवर कर सकते हैं कि अनलिमिटेड एस्केलेशन दोनों को नुकसान देता है, जबकि रेस्टोरेंट सर्वाइवल बचा सकता है। पॉइंट यह नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट अच्छा हो जाता है, पॉइंट यह है कि मेमोरी गेम बदल देती है। कोऑपरेशन हमेशा सेंटिमेंटल नहीं होती, कभी कभी वह स्ट्रैटेजिक रियलिज्म होती है। सबसे स्ट्रैटेजिक चीज़ शायद पहले बेट्रे करना नहीं है, शायद वह ऐसा इंसान बनना जिसके साथ दूसरे कोऑपरेट कर सकें लेकिन जिसे एक्सप्लॉइट करना आसान ना हो। यह सिंपल रूटलेसनेस से ज़्यादा मुश्किल है। रूटलेसनेस समझना आसान है, पहले मारो, ज़्यादा लो, कमज़ोरी छुपाओ, लोगों का इस्तेमाल करो, कॉन्सिक्वेंसेस आने से पहले निकल जाओ। यह पावरफुल लगता है क्योंकि यह मॉरल हेजिटेशन हटा देता है, लेकिन यह दुनिया को छोटा भी कर देता है। रूथलेस व्यक्ति को अक्सर नए गेम्स, नए विक्टिम्स और नए रूम्स ढूंढते रहना पड़ता है जहां उसकी रेपुटेशन अभी पहुंची ना हो। और कभी कभी सिस्टम्स, मनी, फियर या करप्शन से प्रोटेक्टेड होकर रूथलेस लोग लंबे समय तक सर्वाइव भी करते हैं। स्ट्रैटेजी को इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सर्वाइवल विजडम नहीं है और एक्सेस रिस्पेक्ट नहीं है। डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजिस्ट लंबा गेम खेलता है, वह नेव बने बिना कोऑपरेट कर सकता है, वह कंज्यूम्ड हुए बिना रिटेलिएट कर सकता है, वह भूले बिना फॉरगिव कर सकता है, वह हर इंसान को एनिमी बनाए बिना खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। यही स्ट्रैटेजी का एडल्ट वर्जन है, न सॉफ्टनेस, न क्रुएल्टी, बाउंड्रीज़ के साथ रेसिप्रोसिटी, मेमोरी के साथ ट्रस्ट, खुली आंखों के साथ कोऑपरेशन। और यह हमें वापस सबसे गहरे पॉइंट पर लाता है। सबसे अच्छी विक्ट्री हमेशा वह नहीं होती जो दूसरे पक्ष को ह्यूमिलिएटेड छोड़ दे। कभी कभी सबसे क्लीन विन वह होती है जो बड़े गेम को प्रिजर्व करे। एक नेगोशिएशन जहां दोनों पक्ष फिर साथ काम कर सकें, एक बाउंड्री जो अब्यूज़ रोक दे लेकिन रिवेंज न बन जाए, एक करियर मूव जो आपकी पोजीशन सुधार दे बिना हर ब्रिज जलाए, एक कॉन्फ्लिक्ट जो इसलिए अवॉइड हो गया क्योंकि आपने इंसेंटिव्स जल्दी बदल दिए, एक साइलेंस जो इसलिए चुनी गई क्योंकि आर्ग्यूमेंट बेट था, एक फाइट जो सिर्फ तब ली गई जब न लड़ने की कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो विनिंग कैसी दिखती है जब गोल सबको क्रश करना नहीं है? स्ट्रैटेजी कैसी दिखती है जब वह इनसिक्योरिटी का कॉस्ट्यूम नहीं है? यह स्ट्रैटेजिक लिटरेसी से शुरू होती है। सिचुएशंस को रिएक्ट करने से पहले पढ़ने की एबिलिटी। एंटर करने से पहले पूछो कि यह कौन सा गेम है। अटैक करने से पहले पूछो कि कोलिजन से फ़ायदा किसे होगा। नेगोशिएट करने से पहले पूछो कि नो डील हुआ तो क्या होगा। ट्रस्ट करने से पहले पैटर्न ऑब्जर्व करो। एस्केलेट करने से पहले लार्जर गेम कैलकुलेट करो। किसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी कहने से पहले पूछो कि मेरे एंटर करने से बेनिफिट किसे होगा। विन करने की कोशिश से पहले पूछो कि विक्ट्री की कॉस्ट क्या होगी। ये सवाल ड्रामेटिक नहीं है, ये पोस्टर पर अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन यही पावर और परफॉर्मेंस के बीच का फ़र्क है। वही प्रेशर आता है, वही इंसल्ट सामने आता है, वही बेट आपके सामने रखी जाती है, लेकिन अब रिप्लाई से पहले एक पॉज है और उस पॉज में ट्रैप अपनी कुछ पावर खो देता है। इसका मतलब पैसिव बनना नहीं है, बैड बैटल्स अवॉइड करना कायरता नहीं है, यह कंजर्वेशन ऑफ फोर्स है। इसका मतलब है आपकी एनर्जी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, आपका अटेंशन फ्री नहीं है, आपका एंगर किसी भी उकसाने वाले को ऑटोमेटिक डोनेशन नहीं है, आपका फ्यूचर हर इमोशनल इम्पल्स पर खर्च करने की चीज़ नहीं है। एक्शन लेने के समय होते हैं। कभी कभी साइलेंस विजडम नहीं, फियर होता है। कभी कभी बैटल रिफ्यूज़ करना आपके ईगो को प्रोटेक्ट करता है जबकि कीमत कोई और चुका रहा होता है। कभी कभी बाउंड्री एनफोर्स करनी पड़ती है, लाई एक्सपोज करना पड़ता है, वल्नरेबल पर्सन डिफेंड करना पड़ता है, करप्ट सिस्टम चैलेंज करना पड़ता है या नेसेसरी रिस्क लेना पड़ता है। स्ट्रैटेजी कॉन्फ्लिक्ट से छुपने का एक्सक्यूज़ नहीं है, यह डिफरेंस जानने का डिसिप्लिन है। यह डिफरेंस अक्सर ऑब्जेक्टिव पर आता है। अगर ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिस्पेक्ट है, साइलेंस डिफीट हो सकती है। अगर ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस है, साइलेंस स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर ऑब्जेक्टिव किसी वल्नरेबल इंसान को प्रोटेक्ट करना है, कन्फ्रंटेशन नेसेसरी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव अपना ईगो प्रूव करना है, कन्फ्रंटेशन बेट हो सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव करियर बिल्ड करना है, पब्लिक फाइट फुलिश हो सकती है। अगर ऑब्जेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन रोकना है, पब्लिक फाइट वही मैदान हो सकता है जिसकी ज़रूरत है।
कोई रूल यह आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए कमांड मैटर करती है। दबाव में जजमेंट, और यह जजमेंट तब मजबूत होती है जब आप स्ट्रैटेजी को डोमिनेशन समझना बंद करते हैं। सुन त्जू का जिम्मेदार उपयोग यह नहीं है कि मैं सबको मैनिपुलेट कैसे करूं, यह है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट, इंसेंटिव्स, टाइमिंग, इंफॉर्मेशन और रेस्टोरेंट को इतना कैसे समझूं कि ज़िंदगी में कम वेस्ट के साथ चल सकूं। यह है कि मैं कंट्रोल करना मुश्किल कैसे बनूं बिना क्रूर बने। यह है कि मैं पावर कैसे हासिल करूं उस हिस्से को खोए बिना जो जानता है कि पावर का उपयोग किस लिए है। एक सिंपल सीक्वेंस है जो आपके चलने का तरीका बदल सकती है। कम्पीट करने से पहले मैदान चुनो, नेगोशिएट करने से पहले अल्टरनेटिव्स बिल्ड करो, कन्फ्रंट करने से पहले इंसेंटिव्स समझो, ट्रस्ट करने से पहले पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, रिएक्ट करने से पहले अपना ट्रिगर स्टडी करो, एस्केलेट करने से पहले पूछो कि तुम किस गेम के अंदर एस्केलेट कर रहे हो, विन करने से पहले विक्ट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करो। यह ग्लैमरस काम नहीं है, यह एंगर से स्लो है, डोमिनेंस से क्वाइट है, रिवेंज से कम सेटिस्फाइंग है, लेकिन यह कंपाउंड होता है। जो इंसान 1 साल तक अल्टरनेटिव्स बिल्ड करता है वह मीटिंग में चिल्लाने वाले व्यक्ति से कम इम्प्रेसिव लग सकता है जब तक नेगोशिएशन डे नहीं आता। जो इंसान अपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करता है वह छोटे सिस्टम्स चीट करने वाले व्यक्ति से कम क्लेवर लग सकता है जब तक बड़े दरवाजे बंद होने शुरू नहीं होते। जो इंसान बेट रिफ्यूज़ करता है स्पेक्टेटर्स को वीक लग सकता है जब तक सबको पता नहीं चलता कि उसने अपनी पोजीशन बचाए रखी, जबकि बाकी लोग पब्लिक में एनर्जी जलाते रहे। जो इंसान चुपचाप स्टडी करता है वह पीछे लगता है जब तक मैदान शिफ्ट नहीं होता और उसकी प्रिपरेशन अचानक लेवरेज नहीं बन जाती। सबसे मजबूत प्लेयर्स अक्सर सबसे ज़्यादा नॉइज़ करने वाले नहीं होते। वे लोग होते हैं जो कंडीशंस बदलते हैं। वे कम बैटल्स में एंटर करते हैं, लेकिन जब एंटर करते हैं तो जानते हैं क्यों। वे कम रिवील करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात मैटर करती है। वे वहाँ कोऑपरेट करते हैं जहाँ कोऑपरेशन स्ट्रेंथ बनाता है, लेकिन उन्हें एक्सप्लॉइट करना आसान नहीं होता। वे उन गेम से वॉक अवे करते हैं जो उनके सबसे ख़राब सेल्फ को रिवॉर्ड करते हैं, और वे उन गेम्स को डीपली कमिट करते हैं जो उनकी लाइफ के वर्दी हैं। क्योंकि फाइनल डिस्टिंक्शन यही है, कुछ गेम्स आपके लायक होते हैं, कुछ नहीं। किसी ऐसे इंसान के साथ स्टेटस कॉन्टेस्ट जिसे ह्यूमिलिएशन की लत हो शायद आपके लायक नहीं। एक करियर पाथ जो सेल्फ बिट्रेयल को रिवॉर्ड करता हो शायद आपके लायक नहीं। एक रिश्ता जहां लव को लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया जाता हो शायद आपके लायक नहीं। एक मार्केट प्लेस जहाँ जीतने का एकमात्र रास्ता डिसऑनेस्ट होना हो शायद आपके लायक नहीं। एक आर्ग्यूमेंट जहाँ ट्रुथ इररिलेवेंट हो शायद आपके लायक नहीं। लेकिन आपकी हेल्थ आपके लायक है, आपका क्राफ्ट आपके लायक है, आपकी रेपुटेशन आपके लायक है, आपका फ्यूचर सेल्फ आपके लायक है। वह वर्क जो आपके अंदर से कुछ सीरियस बुलाता है आपके लायक है। वह कम्युनिटी जहां आपकी स्ट्रेंथ कंज्यूम नहीं प्रोटेक्ट करती है आपके लायक है। यहीं पर प्राचीन युद्ध मैनुअल सबसे अनकंफर्टेबल बन जाता है। अंतिम युद्ध भूमि दुश्मन नहीं है, वह सेल्फ है। रिएक्ट करने का इम्पल्स, विनिंग दिखने की हंगर, डिसरिस्पेक्ट को तुरंत पनिश करने की नीड, वॉक अवे करने का फियर, क्लेवरनेस की वैनिटी। दुनिया जितनी मांगती थी उससे ज़्यादा डार्क बन जाने का टेम्पटेशन। सेल्फ कमांड हर अनफेयर सिस्टम को फिक्स नहीं करेगा, यह बैड लक मिटा नहीं देगा, यह हर बैटलफील्ड को फ्रीली चोजन नहीं बना देगा, लेकिन इसके बिना एक फेयर चांस भी वेस्ट हो सकता है और अनफेयर सिस्टम को आपको खींचने के लिए एक और हैंडल मिल जाता है। इसीलिए सेल्फ कमांड इस डॉक्यूमेंट्री की फाइनल एज बनती है। इसलिए नहीं कि यह सब कुछ सॉल्व करती है, इसलिए कि इसके बिना हर दूसरा एडवांटेज आपके खिलाफ टर्न हो सकता है। सेल्फ कमांड के बिना इंफॉर्मेशन एंग्जाइटी बन जाती है, सेल्फ कमांड के बिना पावर अब्यूज़ बन जाती है, सेल्फ कमांड के बिना अल्टरनेटिव्स रेस्टलेसनेस बन जाते हैं, सेल्फ कमांड के बिना इंटेलिजेंस मैनिपुलेशन बन जाती है, सेल्फ कमांड के बिना करेज रेकलेसनेस बन जाती है, सेल्फ कमांड के बिना स्ट्रैटेजी करप्शन बन जाती है। जो इंसान खुद को गवर्न नहीं कर सकता वह आखिरकार बेट से गवर्नड होगा, प्रेज से, फियर से, इंसल्ट से, अर्जेंसी से, डिज़ायर से, दूसरों के गेम से। तो हम वापस शुरुआत वाले व्यक्ति के पास लौटते हैं। सर्च बार, ग्लोइंग स्क्रीन, अंधेरे में टाइप किया गया सवाल,
सुन त्जू के ऐसे कोट्स जिनसे दुश्मन पछताएं। शुरुआत में स्क्रीन ने एक वेपन प्रॉमिस किया था, लेकिन अब स्क्रीन अलग दिखती है। एक बैटलफील्ड नहीं है, कई बोर्ड्स हैं। कुछ गेम्स पेशेंस मांगते हैं, कुछ फोर्स मांगते हैं, कुछ कोऑपरेशन मांगते हैं, कुछ रिफ्यूज़ल मांगते हैं और कुछ सबसे रेयर मूव मांगते हैं। वहाँ से निकल जाना इससे पहले कि वे आपको वश बनना सिखा दें। सवाल अब यह नहीं है कि मैं सबको हराऊं कैसे, सवाल है कि कौन से गेम्स मेरी ज़िंदगी के लायक हैं। यही हिस्सा ज़्यादातर लोग मिस करते हैं। सुन त्जू इसलिए यूज़फुल नहीं है कि ज़िंदगी युद्ध है, वे इसलिए यूज़फुल हैं क्योंकि ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट, अनसर्टेनिटी, इंसेंटिव्स, टाइमिंग, टेरेन, फियर और कॉन्सिक्वेंस होते हैं। और अगर आप इन फोर्सेस को पढ़ नहीं सकते तो आप ब्रेव होकर भी मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, आप टैलेंटेड होकर भी ट्रैप्ड हो सकते हैं, आप राइट होकर भी लूज़ कर सकते हैं, आप विन करके भी ऐसा इंसान बन सकते हैं जिसे आप खुद रिस्पेक्ट न करें। सबसे बड़ी बढ़त एग्रेशन नहीं है, वह सेल्फ कमांड है। यह जानना कि बैटल कब रियल है, कब बेट है और कब जीत की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यह डिसिप्लिन की कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से बहुत पहले पोजीशन जीती जाए। यह विजडम की गेम कंटिन्यू हो तो ट्रस्ट प्रिजर्व किया जाए। यह करेज की एक्शन ज़रूरी हो तो एक्शन लिया जाए। और यह स्ट्रेंथ की उन विक्ट्रीज से वॉक अवे किया जाए जो आपको छोटा बना दें। फाइनल बैटलफील्ड की तस्वीर देखिए। दो आर्मीज़ इकट्ठी हो रही हैं, फ्लैग्स उठ रहे हैं, नॉइज़ बढ़ रही है, हर कोई कोलिजन की उम्मीद कर रहा है और एक व्यक्ति मैदान साफ देखकर पहले एरो के उड़ने से पहले ही मुड़ जाता है। इसलिए नहीं कि वह डरा हुआ है, इसलिए कि वह गेम पहले ही समझ चुका है। बैटल तभी जीतो जब ज़रूरी हो, पोजीशन उससे बहुत पहले जीत लो और इतनी सस्ती जीत कभी मत लो कि खुद को ही खो दो।